गुड मॉर्निंग। वॉल्यूम आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। मेरी वॉइस सुनाई दे रही है आसानी से? यस सर। बोर्ड पे जो हमने लिखा है वो दिख रहा है आपको स्पष्ट? राहुल, यस सर। बोर्ड पे जो लिखा है दिख रहा है बेटा? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है, आप वॉइस म्यूट कीजिए। अब हम छंद टॉपिक पढ़ रहे थे, इसका भाग 1 हमने पढ़ा, फर्स्ट पार्ट पढ़ा है। सबसे पहले उसमें हमने पढ़ा था ये छंद होता क्या है। तो हमने परिभाषा जानी थी, मात्राओं या वर्णों के आधार पर रचित पद छंद कहलाते हैं। जब कोई कविता लिखी जाए, पहली पंक्ति में जितनी मात्राएं होती हैं, दूसरी पंक्ति में भी उतनी ही मात्राएं होती है। तो जब मात्राएं बराबर होती है तो हम जान जाते हैं कि मात्राओं के आधार पर रचित पद है और वहां मात्रिक छंद होता है। हमने मात्राएं गिनने के नियम भी सीखे थे कि जब अ, ई, उ, री ये 4 स्वर आते हैं तो इनकी मात्रा 1-1 होगी, और उसके अलावा जो भी दूसरे स्वर आते हैं तो उनकी मात्रा 2-2 होती। इसके अलावा किसी शब्द में हम ये देखें कि कोई आधा वर्ण आया है तो उससे पहले भी मात्रा 2 गिनेंगे। और हमने दोहा, सूरठा, चौपाई ये लिख करके उनकी मात्राएं गिन के देखी थी कि पहली लाइन में जितनी मात्राएं थी दूसरी लाइन में भी उतनी मात्राएं थी, अर्थात वे मात्रिक छंद थे। और मात्रिक छंद का पता हमें चलता था मात्राओं के गिनने से, कि पहली लाइन में पहली पंक्ति में जितनी मात्राएं, दूसरी पंक्ति में भी उतनी मात्राएं थी, तो हमने उन्हें मात्रिक छंद कहा था। दोहा, सूरठा, चौपाई इनको लिख करके इनकी मात्राएं हमने गिनी थी, तो हम कह सकते थे कि दोहा, सूरठा, चौपाई ये मात्रिक छंद होते हैं। इसके बाद छंद का दूसरा प्रकार है वार्णिक छंद। नाम से पता चल रहा है परिभाषा क्या हो सकती है। वर्णों के आधार पर रचित पद, वर्णों के आधार पर रचित पद या रचित छंद लिख सकते हैं। रचित छंद वार्णिक छंद कहलाते हैं। यानी वार्णिक छंद वर्णों के आधार पर चलता है। पहली पंक्ति में जितने वर्ण हैं, दूसरी पंक्ति में भी उतने ही वर्ण होने चाहिए, तो फिर वहां वार्णिक छंद होता है। अब बात यह आती है कि वर्ण क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं। तो हमने छोटी क्लासेज में पढ़ा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। और वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो हम इसमें स्वर या व्यंजनों की गणना करते हैं, पता चल जाता है कितने हैं। और आधा अगर कोई अक्षर होता है तो उसमें हम जानते हैं स्वर होता ही नहीं है, तो फिर उसे हम वर्ण के रूप में नहीं गिनेंगे। अगर आधा अक्षर हो तो उसकी गणना नहीं होगी, उसे वर्ण नहीं माना जाएगा, आधे अक्षर को नहीं गिनेंगे। बस जो पूरा हो, जिसमें स्वर भी मिला हुआ हो, तो फिर उसे वर्ण के रूप में हम गिनेंगे। तो गिन के देख लेंगे। वर्णों के आधार पर रचित छंद वार्णिक छंद कहलाते हैं। प्रत्येक पंक्ति में वर्ण बराबर होंगे। कवित, सवैया आदि
वार्णिक छंद के उदाहरण हैं? जैसे हमने कहा था दोहा, सूरठा, चौपाई, ये मात्रिक छंद के उदाहरण है। इनमें मात्रिक छंद होता है, ये सब मात्रिक छंद होते हैं। ऐसे ही कवित और सवैया भी छंदों का नाम है। कवित, सवैया ये वार्णिक छंद होते हैं। इनमें वर्ण बराबर होते हैं, गिन के हम देख सकते हैं। कवित क्या होता है? 31 या फिर 32 वर्णों का एक रचना, एक छंद होता है। कवित्व में प्रत्येक पंक्ति में या तो 31 वर्ण होंगे, या फिर पहली पंक्ति में 32 वर्ण है तो आगे भी 32 वर्ण होंगे। हम देख लेंगे, अगर 31 वर्ण आते हैं 31 तो भी कवित्व होता है, और 32 वर्ण आते हैं तो भी कवित्व होता है। और सवैया की बात करें तो 22 से 26 वर्ण। अगर पहली पंक्ति में 22 वर्ण है तो आगे की पंक्तियों में भी 22 वर्ण होंगे। पहली पंक्ति में अगर 23 वर्ण है तो फिर आगे की पंक्तियों में भी 23 वर्ण ही होंगे। तो 22 से 26 तक के वर्णों की अगर रचना आती है, छंद आता है, तो उसे हम सवैया कहते हैं। तो गिन के देखते हैं, इनमें वर्ण बराबर होते हैं। 31-32 वर्ण हो तो उसे कवित्व कहेंगे, 22 से 26 वर्ण हो तो उसे सवैया कहेंगे। और ये दोनों ही वार्णिक छंद होते हैं। कवित्व में भी वर्ण बराबर होते हैं, इसलिए ये भी वार्णिक छंद है। सवैया में भी वर्ण बराबर होते हैं, इसलिए ये भी वार्णिक छंद है। हमारा जो मुख्य बुक है आरोह है, उसमें एक चैप्टर है तुलसीदास जी वाला। तुलसीदास जी, जिसमें कवितावली से कवित्व और सवैया लिया गया है। तो वही हमारी बुक में से जो कवित्व और सवैया है वो हम लिख लेते हैं और गणना करके देख लेते हैं क्या वर्ण बराबर होते हैं या नहीं होते हैं, या फिर वर्णों की गणना कैसे करें वो भी हम सीख लेते हैं, उसका भी हम अभ्यास कर लेते हैं। देखिए, ये कवितावली है, तुलसीदास जी वाला चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 8 है। इसमें से कवितावली के उत्तरकांड से 2 कवित्व लिए गए हैं और एक सवैया लिया गया है। इन्हीं को लिख करके हम अभ्यास कर लेते हैं, गिन लेते हैं क्या यहाँ वार्णिक छंद है या नहीं है। पहले हम कवित्व ले लेते हैं। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि। ये पंक्ति पूरी नहीं हुई है, ये अल्प विराम है। कवित्व के लिखने का तरीका ये होता है कि आधी पंक्ति ऊपर लिखते हैं और आधी पंक्ति नीचे लिखा जाता है, थोड़ा आगे से लिखा जाता है। तो ये प्रारंभ से होगी आधी पंक्ति, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि। बणिक को थोड़ा आगे से लिखेंगे, दूसरी आधी लाइन को, बणिक को बणिज न चाकर को चाकरी, न चाकर को चाकरी। यहां हमारी एक पंक्ति कंप्लीट होती है। आगे दूसरी पंक्ति का पहला भाग भी फिर शुरू से लिखेंगे। जीविका विहीन लोग, जीविका विहीन लोग सीध्यमान
सोच बस, सर आप दिख रहे नहीं हो। मैं नहीं दिख रहा हूं। यस सर, ये एरर आ रहा है यहाँ पे तो केवल। बलराम सर इनकी म्यूट कराओ आवाज। ये राहुल प्रजापति बताया बेटा, अब नजर आ रहा हूं क्या? राहुल प्रजापति, यस सर। ओके ठीक है, म्यूट कर लीजिए, वॉइस म्यूट कर लीजिए बेटा। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, थोड़ा आगे से लिखेंगे, कहे एक एकंसु, कहे एक एकंसु, कहाँ जाय का करी। ये दूसरी पंक्ति हो गई। अब देखिए, कवित्व को हम देखकर भी पहचान सकते हैं कि इसकी जो पंक्ति होती है उसका प्रथम भाग शुरू से लिखते हैं और इसी पंक्ति का जो दूसरा भाग होता है, दूसरा चरण होता है, वो थोड़ा आगे से लिखा जाता है और यहाँ आकर के पंक्ति कंप्लीट होती है। फिर दूसरी पंक्ति शुरू होती है, उसको शुरू से लिखते हैं, दूसरी पंक्ति का पहला भाग ठीक इसी की तरह लिखेंगे और जो दूसरी पंक्ति का दूसरा भाग है, अंतिम भाग है, वो थोड़ा आगे से लिखते हैं। तो इस तरह से लिखने के तरीके से भी हमें पता चल सकता है, हमें लिखने के तरीके से पता चल सकता है कि ये कवित्व है। दूसरी बात और भी हम अच्छे से कैसे जाने कि वर्ण को गिन लेंगे। अगर वर्णों को गिन लें और पता चले कि 31 वर्ण हैं, पहली पंक्ति में अगर 31 है तो दूसरी में भी 31 होनी चाहिए, तभी वार्णिक छंद है। तो 31 वर्ण होते हैं या फिर 32 वर्ण होते हैं तो फिर निश्चित रूप से वो कवित्व है। देखिए गणना करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। लेकिन पंक्ति अभी पूरी नहीं हुई है। 16 के बाद गिने 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। पहली पंक्ति में 31 वर्ण हो गए। अब दूसरी पंक्ति को भी गिन लेते हैं, उसमें भी अगर 31 वर्ण है तो हम जान गए कि 31 वर्ण बराबर है, इसलिए वार्णिक छंद है। और 31 वर्ण है तो फिर वो कवित्व होता है, कवित्व छंद होता है और कवित्व एक वार्णिक छंद होता है। तो हम काउंट करके देखते हैं, फिर गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। हमने देखा कि दूसरी पंक्ति में भी 31 वर्ण है, तो वर्ण बराबर है इसलिए हम समझ गए वार्णिक छंद है यहाँ पर। और 31 वर्ण होते हैं या 32 वर्ण होते हैं तो फिर वो कवित्व होता है। तो हम जान गए कि ये कवित्व है, इसमें वर्ण बराबर होते हैं, इसलिए कवित्व भी एक वार्णिक छंद है। वर्ण गिन के देख लेंगे, वर्ण बराबर है तो फिर वह वार्णिक छंद है। कवित्व को हमने देखा, वास्तव में कवित्व एक वार्णिक छंद होता है। एक सवैया भी ले लेते हैं। सवैया ले लेते हैं।
धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जूलहा कहो, को। ये पहली पंक्ति है। ये वॉल्यूम बंद रखें, वॉइस म्यूट करें बेटा। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊं। ये दूसरी पंक्ति है। 4 पंक्तियों का सवैया छंद होता है। तीसरी पंक्ति है तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे, जाको रुचे सो कहे, सो कहे कहूं। और अंतिम पंक्ति है मांग के खेबो, मसीत को सोइबो, लेबो को एको, न देव को दो। ये हमारा सवैया छंद हमने लिया है। गणना करके देखते हैं क्या वर्ण बराबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। हमने गणना की है, पहली पंक्ति में 23 वर्ण है। दूसरी पंक्ति गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो आधा अक्षर है, हमने पहले बताया कि आधा अक्षर है उसको हम नहीं गिनते हैं, वह वर्ण नहीं होता है। जिसके साथ स्वर लगा हुआ है या जो खुद अकेला स्वर आया है उसको गिनते हैं। आधा अक्षर कभी भी नहीं गिनेंगे, वो वर्ण नहीं होगा। वापस से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। हमने गणना की, पता चला दूसरी पंक्ति में भी 23 वर्ण है। आगे बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22, 23। हमें पता चला कि तीसरी पंक्ति में भी 23 वर्ण है। अंतिम पंक्ति में और गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। हमने देखा चारों ही पंक्तियों में 23 वर्ण थे। अब वर्ण बराबर है तो हम ये पहचान गए कि ये वार्णिक छंद है। यहाँ पर वार्णिक छंद है क्योंकि प्रत्येक पंक्ति में वर्ण बराबर है। अब 23 वर्ण आए हैं तो हम समझ जाते हैं कि 23 से लेकर 26 तक अगर वर्ण होते हैं तो फिर वो सवैया होता है। तो हम कह सकते हैं वार्णिक छंद है, और वार्णिक छंद में भी कौन सा? सवैया। तो हम कह सकते हैं सवैया छंद है। सवैया एक वार्णिक छंद होता है क्योंकि सवैया में भी वर्णों की संख्या बराबर होती है, समान होती है। अगर पहली पंक्ति में 22 वर्ण आएंगे तो फिर सभी में 22 होंगे। पहली में अगर 25 आ गए तो फिर सभी में 25 होंगे। तो इस तरह से हम गिन सकते हैं कि अगर 22 से लेकर 26 तक वर्णों का कोई भी छंद आए तो हम समझ जाएंगे वह सवैया है। और 31-32 वाला आता है तो कवित्व होता है। तो हम दोनों छंदों को अच्छे से जान गए हैं कि मात्राएं बराबर होती है वहां मात्रिक छंद होता है, और जहां वर्ण बराबर होते हैं वहां वार्णिक छंद होता है। गिन के हम इनको अच्छे से देख सकते हैं, जान सकते हैं। अब हमारी बात ये शुरू होती है, आगे बढ़ती है कि इसके अलावा भी छंद होते हैं क्या? क्योंकि छंद तो दो ही प्रकार के थे, या तो मात्राओं के आधार पर यदि बना है तो फिर मात्रिक छंद, और यदि वर्णों के आधार पर बना है तो वार्णिक छंद। गिन के देख लेते हैं। लेकिन कई जगह हमने ऐसे देखा है, जैसे हमारी मुख्य बुक आरोह की बात करें हम, तो उसमें पतंग कविता है। उसकी पहली पंक्ति हम देखें तो बहुत बड़ी है, और दूसरी पंक्ति देखें तो बहुत छोटी सी है। उसमें आगे भी बढ़ेंगे तो कुछ पंक्तियां बहुत बड़ी तो कुछ पंक्तियां बहुत छोटी है। तो हम उन्हें देखकर ही पहचान सकते हैं कि गिनेंगे तो ना तो वर्ण बराबर हो सकते हैं ना मात्राएं बराबर हो सकती है। इनमें तो देखिए लगभग पंक्तियां बराबर सी होती है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो हम देख सकते हैं लगभग बराबर पंक्तियां हैं तो पहले मात्राएं गिन सकते हैं। अगर मात्राएं बराबर आ गई तो मात्रिक छंद हो गया, और मात्राएं बराबर नहीं है तो वर्ण गिन के देख लेंगे, वर्ण बराबर होंगे वार्णिक छंद हो जाएगा। लेकिन एक पंक्ति बहुत बड़ी है, दूसरी पंक्ति बहुत छोटी है, तो हमें देखने से ही पता चल जाएगा, गणना करने की जरूरत ही नहीं है, गिनने की जरूरत ही नहीं है। देखने से ही पता चल जाएगा कि ना इसमें मात्राएं बराबर हो सकती है तो मात्रिक छंद नहीं है, ना इसमें वर्ण बराबर हो सकते हैं तो वार्णिक छंद भी नहीं है। तो ना मात्रिक छंद ना वार्णिक छंद, तो हम कह सकते हैं कि ये कविता छंद मुक्त है, इसमें किसी भी छंद का प्रयोग नहीं हुआ है। और कई बार हमने परिचय पढ़ा तो उसमें आया भी है कि छंद मुक्त कविता है, अर्थात इसकी रचना छंद के आधार पर नहीं हुई है, छंद से ये मुक्त है, ना मात्राओं के आधार पर ना वर्णों के आधार पर इसकी रचना हुई है। तो छंद मुक्त कविता को कैसे पहचानेंगे? देखिए, छंद मुक्त को कैसे पहचानें? एक पंक्ति इतनी बड़ी आ गई और दूसरी पंक्ति इतनी सी आ गई, तीसरी पंक्ति इतनी आ गई और चौथी पंक्ति इतनी बड़ी आ गई।
तो अब बताइए, देखने से भी पता चल रहा है ना, इसमें जितनी मात्राएं हैं इतनी मात्राएं इसमें हो ही नहीं सकती। जितने वर्ण पहली पंक्ति में हैं दूसरी में उतने वर्ण हो ही नहीं सकते। गिनने की जरूरत ही है, देखने से पता चल रहा है ये इतनी बड़ी पंक्ति है और ये इतनी सी है। तो ना वर्ण बराबर हो सकते हैं ना मात्राएं बराबर हो सकती है। तो हम कह सकते हैं तो छंद मुक्त है, इसमें किसी छंद का प्रयोग नहीं हुआ। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो हमारी बुक में पतंग कविता है, उसके अलावा उषा कविता है। उषा कविता की कुछ पंक्तियां ले लेते हैं, देखो कैसे। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसा। ये पहली पंक्ति थी, पहली पंक्ति है उषा कविता में। फिर दूसरी पंक्ति देखिए, भोर का नभ, बस इतनी सी है, दूसरी पंक्ति इतनी सी है। तीसरी पंक्ति देखें, राख से लीपा चौका, अभी गीला पड़ा है। तीसरी पंक्ति ऐसे है। तो हमें देखने से पता चल रहा है कि पहली पंक्ति इतनी थी, दूसरी बहुत छोटी है, तीसरी सबसे बड़ी है। तो छोटी बड़ी पंक्तियां हैं, इसलिए हम समझ जाते हैं कि वास्तव में यहां पर ना मात्राएं बराबर हो सकती है और ना वर्ण बराबर हो सकते हैं। अब गिन के भी देखेंगे पता चल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वर्ण है। और यहां देखें दूसरी पंक्ति में तो 1 2 3 4 5 ही है। अगर मात्राएं गिनेंगे तो भी पता चलेगा इसमें बहुत सारी मात्राएं हैं, इसमें बहुत कम मात्राएं हैं। तो ना वर्ण बराबर है और ना मात्राएं बराबर है, ना वार्णिक छंद है ना मात्रिक छंद है। और दो ही छंद होते हैं, जब दोनों ही छंद यहाँ नहीं है तो इसका अर्थ हम समझ जाएंगे छंद मुक्त है। तो आपको गणना करने की जरूरत नहीं है। छंद मुक्त के लिए आपको पता चल जाएगा, एक पंक्ति बहुत बड़ी, दूसरी बहुत छोटी, तीसरी ना छोटी ना बड़ी या फिर उन सबसे ही बड़ी हो। तो ऐसे असमानता नजर आए तो हम देखकर ही पहचान जाएंगे ये छंद मुक्त कविता है, इसमें किसी भी छंद का प्रयोग नहीं हुआ। तो ये हमारे छंद का टॉपिक था। अब आज हम क्या करेंगे कि हमारी बुक से आरोह है, जो हमारी मुख्य बुक है, सभी बच्चों के पास अब बुक होनी चाहिए। ये प्रदीप सिंह है, बेटा वॉइस म्यूट करें। जो हमारी मुख्य बुक है आरोह है, देखिए ये बुक है हमारी आरोह भाग 2, ये हमारी मुख्य बुक है। ये आपके पास होनी चाहिए क्योंकि हम अब जल्दी ही 1-2 टॉपिक व्याकरण के लेंगे और उसके बाद बुक पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये बुक आप सबके पास होनी चाहिए। इसके अलावा एक दूसरी बुक है जिसका नाम है वितान। वितान नाम की दूसरी बुक है। ये 2 बुक्स हमारे सिलेबस में हैं और आप सबके पास ये दोनों बुक्स होनी चाहिए। और जैसे जैसे आपको पढ़ाया जाए वैसे वैसे आप नोट्स बनाते जाएं, एक्सरसाइज करते जाएं। छंद का टॉपिक हो गया है और आप क्या करेंगे, प्रत्येक कविता जो पद्य खंड में हमारी कविताएं हैं शुरू में, उन कविताओं में आप आज प्रैक्टिस करेंगे कि 2 पंक्तियों में प्रथम पंक्ति पे आप मात्रा गिनने कितनी हो गई और दूसरी पंक्ति की मात्रा गिनने कितनी हो गई। केवल प्रथम 2 पंक्तियों में देख लें आप। तो प्रथम 2 पंक्तियों में अगर मात्राएं बराबर हैं तो आप ऊपर लिख देंगे कि आत्म परिचय कविता इसमें मात्रिक छंद है। ये मात्रिक छंद से संबंधित कविता है, इसकी रचना मात्रिक छंद के आधार पर हुई है। अगर मात्राएं बराबर नहीं है, क्योंकि देखिए आत्म परिचय कविता में लगभग हम देखें
तो हमें पंक्तियां बराबर सी नजर आ रही है, केवल एक पंक्ति थोड़ी सी आगे पीछे नजर आ रही है। और ये इसीलिए है क्योंकि ये जो एक अलग से छंद होता है जिसका नाम है रुबाई छंद, उर्दू फारसी का छंद है। तो उस रुबाई छंद में इसकी रचना की गई है, इसलिए आपको थोड़ा सा तीसरी पंक्ति, लेकिन ये आगे से शुरू की गई है इसलिए आपको महसूस हो रहा है। तीसरी पंक्ति को भी अगर शुरू से लिख देंगे तो ये भी बराबर, तो बराबर की पंक्तियां हैं तो आप प्रैक्टिस करें कि मात्राएं बराबर है तो लिख देंगे मात्रिक छंद, और यदि मात्राएं बराबर नहीं है तो वर्ण गिन के देख लेना, वर्ण बराबर तो लिख देंगे वार्णिक छंद। ऐसे ही जितनी हमारी कविताएं हैं आगे, उन सभी पद्य खंड की कविताओं में आप प्रैक्टिस कर लें आज, और प्रैक्टिस करके आप लिख दें पेंसिल से कि इसमें कौन सा छंद है, मात्रिक छंद है या वार्णिक छंद है या फिर ये छंद मुक्त है। ऐसा कैलकुलेशन आप कर लें, क्योंकि जब मैं कविता पढ़ाऊंगा हमारी ऑफलाइन क्लास में या फिर लाइव क्लास चली रही है, इसमें जब भी हम कविता पढ़ेंगे तो फिर कविता शुरू करने से पहले आपसे पूछूंगा, बेटा ये कविता है, इसमें कौन सा छंद है, और वो छंद आपको बताना पड़ेगा। तो आज छंद की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। सभी हमारे सिलेबस की कविताएं हैं, उनमें आप देख लें कौन सी कविता में कौन सा छंद है या फिर कौन सी कविता छंद मुक्त है, क्योंकि बहुत सारी कविताएं अपने ऐसे भी है जो छंद मुक्त है, किसी छंद का प्रयोग नहीं हुआ है। अब यदि छंद से रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न है, चाहे मात्रिक छंद हो, चाहे वार्णिक छंद हो, चाहे छंद मुक्त, किसी भी बच्चे को कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, तो वो प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन क्रम से एक एक बच्चा पूछे ताकि दूसरे बच्चे भी सुन पाए, समझ पाए। अपनी वॉइस को आप ऑन कर लें और प्रश्न पूछ सकते हैं कोई भी स्टूडेंट। कोई भी किसी प्रकार का डाउट है? ओके, कुछ बच्चों का मैसेज आया है कि कोई डाउट अब हमें छंद में नहीं है। शाबाश, अच्छी बात है। मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूं। देखिए, अगर आपके पास शब्द आ गया किसी पंक्ति में द्वंद्व, ऐसा शब्द आ गया, तो बेटा इस शब्द की रचना को आपको अच्छे से समझना होता है, तभी तो आप मात्राएं गिन सकते हैं। अगर आपको वर्ण गिनने हैं तब तो कोई बात नहीं है, एक और एक दो वर्ण हो गए, लेकिन अगर मात्राएं गिननी है तो इस की रचना कैसे हुई है, इसका विस्तारित रूप क्या होता है, ये आपको जानना जरूरी होता है। देखो, इसको हम लिख के देखते हैं विस्तारित रूप में। जो हमने पहले भी बात की है, कई बार क्लास में, ऑफलाइन क्लास में बात हुई है कि जो बड़ा दिखता है ऊपर लिखा होता है, वो बड़ा दिखता तो है लेकिन बड़ा नहीं होता है, और जो नीचे होता है वो छोटा दिख रहा है, आधा दिख रहा है, लेकिन वो ही बड़ा और पूरा होता है। ये हमारी क्लास में पहले बात हो चुकी थी, मैंने एक कहानी भी सुनाई थी इसको लेकर, मेले में जाने वाली। बेटा और पापा मेले में जा रहे थे, याद है आपको? देखिए, इसका विस्तारित रूप लिखें तो इसमें द बेटा आधा होता है, इसमें कोई स्वर नहीं। इसके बाद जो व आपको दिख रहा है वो पूरा है, इसमें जो व दिख रहा है वो पूरा है। आगे बढ़े तो न भी आधा है, वो हमें दिख ही रहा है। इसके बाद द देखें तो भी आधा है, और वो अंतिम इसका वर्ण है वो पूरा है। तो द्वंद्व का विस्तारित रूप ये है हमारे सामने जो लिखा है, इसको हम अच्छे से समझ जाए। अब हम जानते हैं कि आधे अक्षर में तो कोई स्वर है नहीं, तो इसमें कोई मात्रा भी नहीं होगी। अब वह की मात्रा होती, वह में है ए, इसकी मात्रा होती है एक। हम सीख चुके हैं कि अ, ई, उ, री, इनमें एक एक मात्रा होती है, तो यहाँ ए है, एक मात्रा हमने लिख दी।
आगे बढ़े तो आधा अक्षर है कोई मात्रा नहीं है, आधा अक्षर है कोई मात्रा नहीं है। लेकिन हमने दूसरा नियम ये पढ़ा था, नियम नंबर 2 ये कहता था कि आधे अक्षर से पहले मात्रा 2 होती है। तो वास्तव में यहाँ मात्रा 1 नहीं होकर 2 होगी, ये विशेष ध्यान रखें। और लास्ट में हम देखें वह में ए है तो 1 मात्रा। इस प्रकार द्वंद्व इस शब्द में मात्राएं हो गई 3। ऐसे ही हम और प्रैक्टिस करें। प्रकार, देखिए प्रकार शब्द है तो इसमें जो प है हमने कहा वो प आधा है, और जो नीचे र है वो पूरा है। और फिर आगे का तो आपको नजर आ ही रहा है। ये मान लीजिए ये विस्तारित रूप हो गया। तो प में कोई स्वर नहीं है, कोई मात्रा नहीं होगी। इसमें ए है तो 1 मात्रा हो गई, यहाँ आ है तो 2 मात्रा हो गई, यहाँ ए तो 1 मात्रा हो गई। इस प्रकार प्रकार में मात्राएं हो गई 4। इस तरह से हम गणना करें, इस तरह से हम अभ्यास कर लें। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो